नमस्ते, मैं आद्या प्रसाद आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब हमारे अतीत का अध्याय 1 क्या, कब, कहां और कैसे। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह जानने के लिए क्या किया जाए, कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये भारत का उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। नर्मदा नदी की स्थिति यहाँ, ये नर्मदा नदी की स्थिति देखते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल की अन्य संपदा का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। अब तुम पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का बहुत विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। भारत के उत्तर पश्चिम में ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां यहाँ स्थित हैं तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां यहाँ हैं, जहाँ सर्वप्रथम चावल की खेती हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मानचित्र पर सिंधु नदी की स्थिति ये है तथा इसकी सहायक नदियां झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी। आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां। सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मानचित्र में गंगा नदी की स्थिति ये है तथा सोन नदी की स्थिति कुछ इस तरह है। आगे देखेंगे गंगा नदी की स्थिति और सहायक सोन नदी की स्थिति। आगे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान तथा समुद्रों के
कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक क्षेत्र से क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा तथा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखेंगे। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू है, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये एक उदाहरण है ताड़पत्रों का। आगे बढ़े। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह
उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यह उसका एक उदाहरण है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम इस लिपि का प्रयोग करते थे। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती थीं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते थे तब एक भाषा से का प्रयोग करते थे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ वस्तुएं धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों तथा पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल और का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उस समय उन शासकों तथा
उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह जैसे कि 2020 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष या गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियों के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व शब्द का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, ठीक, ईपू का। कभी कभी तुम तिथियों के बारे में एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह डोमिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त।